सत्ता, सियासत और सियासी गलियारों की चर्चा। एक पॉलिटिशियन के विषय में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि उन पर आरोप क्या लग रहे हैं और सियासी गलियारों में उनके विषय में किस तरह की चर्चा चल रही है। तो फिलहाल आज इस चर्चा में हमारे साथ दून विधानसभा क्षेत्र के एमएलए, अब मैं ये कहूंगी कि दूसरी बार के एमएलए राम कुमार चौधरी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है संवाद भारत में। नमस्कार, धन्यवाद। 2005 में जिला परिषद के आप अध्यक्ष बने। पिताजी आपके 4 बार के एमएलए थे जी। तो राजनीतिक विरासत तो आप साथ लेकर ही आए थे, लेकिन अपने करियर की शुरुआत कैसे की कि पॉलिटिक्स में ही आना है? मैं पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहता था, लेकिन डेस्टिनी जो है आदमी को ले जाती है। मैं फर्स्ट मेरा जो इलेक्शन था एज सीआर 1988 में डिग्री कॉलेज कालका से मैंने चुनाव लड़ा और गांव और शहर की लड़ाई थी। मैं गांव से आता था, 7 बच्चे गांव के थे और 53 जो बच्चे थे वो सिटी के थे। वो इलेक्शन मैंने जीता। उसके बाद एकाएक जिला परिषद के इलेक्शंस आए तो कोई कैंडिडेट वहाँ नहीं मिल रहा था। हालांकि मेरे पिताजी मुझे कैंडिडेट बनाना नहीं चाहते थे कि लोग कल को उंगली उठाएंगे परिवारवाद की, तो मजबूरी में वो इलेक्शन मैंने लड़ा। और जिला परिषद जो चेयरमैनशिप है वो रिजर्व थी और वो खुली किसी और के लिए थी, लेकिन किस्मत में मेरे थी। मैं मेंबर जीता। मेंबर जीतने के बाद तो मैंने सबके यहाँ जो हमारे मेंबर 17 मेंबर्स थे उस समय जिला परिषद के, तो सबको मैंने संपर्क किया कि मैं अपनी कैंडिडेचर डिक्लेयर करने के लिए सबसे मैं मिला। और उसके बाद सियासत शुरू हो गई, अखबारों में आना शुरू हो गया कि फ़लाँ आदमी जो है वो चेयरमैन बनेगा। तो कई 2-3 अखबारों में ये रोज़ छपता था। ज्योतिषी अपना ज्योतिष लगाते थे और सरकार भी इन्वॉल्व उसमें हुई। हाई लेवल तक की लड़ाई जो है यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी और सवाल पूछना चाहूंगी। साल 2005 की ही बात है जब आप इलेक्शन भी लड़े थे जिला परिषद का। तो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का भी एक किस्सा आता है, उनका उस समय क्या रोल था, मैं आपसे जानना चाहूंगी। राजा साहब उस समय मुझे बनाना नहीं चाहते थे, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग। हाँ। वो किसी उन्होंने और को बोला हुआ था। फिर मैं उनसे मिला, मैंने अपनी बात रखी, मैंने उनको बताया कि मेंबर्स मेरे साथ हैं तो आप मुझे बनाइए, और उन्होंने हाँ भी कर दी थी। लेकिन जो सराउंडिंग के लोग थे जो बनना चाहते थे, उन्होंने फिर अपनी राजनीति के माध्यम से ऑब्जर्वर चेंज किए और वो ट्राई की। और फिर मैंने कहा कि ये जो इलेक्शन है ये किसी चिन्ह पे नहीं लड़ा गया है। तो मैंने जनरली जो है सब लोगों को बोला, जो बीजेपी के लोग भी थे उनसे मैंने समर्थन मांगा कि आप मुझे समर्थन करिए डेवलपमेंट के लिए। मैं पॉलिटिकल परिवार से हूँ और मेरे पूज्य पिताजी पूरे हिमाचल में जो है वो मशहूर थे सादगी के लिए, हर आदमी का काम करवाने के लिए। तो उनकी छवि जो है वो धन्ना जट जैसी छवि थी, तो उसका भी मुझे क्रेडिट मिला। तो उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, हमने वोटिंग करवाई। पहली बार वोटिंग हुई तो 17 मेंबर्स में से 12 कांग्रेस के थे और एक उसमें कॉमरेड थे, 5 बीजेपी के थे। तो मुझे शायद 12 वोट जो है वो पड़े थे, 1-2 रिजेक्ट हुए। जो दूसरे कैंडिडेट थे मेरे सामने उनको शायद 3 वोट जो है वो उस समय पड़े थे। तो बड़े अच्छे मार्जिन से मैं जीता और चेयरमैनशिप मैंने बड़े अच्छे ढंग से चलाई। अधिकारियों को काम करने की आदत नहीं थी। जिला परिषद की मीटिंग जो हैं वो जेई लेवल के लोग अटेंड करते थे, जबकि जिला का बड़ा हाउस है। प्रेस को वहाँ अलाउ नहीं किया गया था। डीसी साहब ने उस वक्त जो डीसी थे उन्होंने स्पेशली मुझे मना किया कि प्रेस को अलाउ ना करें। तो मैंने कहा जब भारत की संसद में प्रेस है और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में प्रेस है तो यहाँ की जो हमारी मीटिंग हो रही है उसमें भी प्रेस बैठेगी। एक और किस्सा यहाँ आता है कि आपने एसपी को भी नोटिस भेजा था, वो किस्सा क्या था? क्योंकि हमने जब आपके किसी करीबी व्यक्ति से बात की उन्होंने हमें इस किस्से के विषय में बताया। जी, उस समय हमारे यहाँ बैंक डकैती जो है बद्दी में बहुत ज़्यादा हो रही थी। उसकी रिपोर्ट्स में मांग रहा था। उसको हमने एक मद बना के मैंने अपने जिला परिषद की प्रोसीडिंग में मैंने लाया और एसपी साहब को स्वयं पेश होने के लिए हमने कहा था। तो एसपी साहब नहीं आए। तो फिर मैंने उसमें नोटिस बताया, कारण बताओ नोटिस, और वो 2-3 बड़ी अखबारों में नॉर्थ इंडिया के फर्स्ट पेज पे हाफ पेज की खबर वो लगी थी। तो वो बड़ा एक काम था। तो एसपी साहब ने उस पेज में मेरे ऊपर 307 का मुकदमा भी जो है वो किया था। बीजेपी के गुंडों ने मेरे ऊपर गोली चलाई थी और वो अवैध तरीके से वहाँ गुराई कर रहे थे और मैं उसको रोक रहा था। तो उन्होंने गन से मेरे ऊपर वार किए और ठीक 14 घंटे बाद, हालांकि एफआईआर उनके ऊपर हुई थी, ठीक 14 घंटे बाद 307 का मुकदमा मेरे ऊपर भी महेंद्र सिंह जो पूर्व मंत्री हैं उनके दबाव से जो है किया गया था। आरटीओ भी उसमें इन्वॉल्व हुए थे, एचएएस अधिकारी,
बाद में वो माफ़ी मांग के जो है वो छूटे थे। साल 2012 आपके करियर का बहुत ही इम्पोर्टेंट साल। आप उस समय आपने इलेक्शन भी लड़ा था, विधायक आप बने थे। लेकिन आपके टिकट की पैरवी में शीला दीक्षित का नाम भी आता है। आपकी उस समय टिकट की पैरवी किसने की थी? कहीं ऐसा तो नहीं था कि आप भी पूर्व एमएलए के बेटे थे तो आपको टिकट आसानी से मिल गया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मेरे पिताजी की तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी, उनकी जुबान पे पैरालिटिक अटैक था, तो उन्होंने अपना लेटर लगाया था कि मेरे बेटा जो है वो ऑलरेडी पॉलिटिक्स में है, वो चेयरमैन जिला परिषद हैं। ये कह के टिकट नहीं मिला था कि मैं चौधरी लज्जाराम जी का बेटा हूँ। मैं ऑलरेडी जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जो मैं आया था, मैंने एनएसयू में काम किया, मैंने यूथ कांग्रेस में काम किया, और उस समय बड़ी कांग्रेस भी मैं एलिवेट हो गया था, तो संगठन में काम करता था, और पूरे इलेक्शन जो हैं उनका मैनेजर मैं होता था। उन सब चीज़ों को लेके हमारे जो प्रभारी थे वो मुझे पसंद करते थे। आप बड़ी बड़ी रैली जो है ऑर्गेनाइज कर देते हैं। बद्दी में सत्ता पलट की रैली जो है वो मैंने ही वहाँ करवाई थी। पूरे हिमाचल में चैलेंज था, सब ने मना कर दिया था कि बरसात के दिनों में रैली होना असंभव है। मैंने वो चैलेंज लिया, तो हमारे जो प्रभारी थे उस समय के चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, उन्होंने भी मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया। ठाकुर कौल सिंह जी ने सपोर्ट किया। शीला दीक्षित जी चेयरमैन थी हमारी सीईसी की, उन्होंने मुझे जो है सपोर्ट किया। मैं उनसे पर्सनली मिला, तो उसमें विरोध भी बड़ा हुआ और टिकट मुझे मिला और मैं कामयाब हुआ और मैं जीता भी, और जीतने के बाद मैंने लोगों की सेवा की। आप पर इसी साल एक आरोप भी लगा था, और वो आरोप था ज्योति मर्डर केस को लेकर। जी। लोगों ने कुछ समय ये भी कहा कि राम कुमार तो गुंडा है, और कुछ समय बाद ये प्रूव भी आप हालांकि अदालत ने कर दिया और आपको बरी भी कर दिया। वो ज्योति मर्डर केस आप अपने जीवन का क्या मानते हैं? अब आपको क्या लगता है कि वो क्या था वो पूरा मामला, चूंकि उसके बाद आपने जेल से शपथ भी विधानसभा में ली थी? जी, वो केस भी पॉलिटिक्स की वजह से ही हुआ था। उस समय मुख्यमंत्री की लड़ाई थी। कुछ लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मैं ठाकुर कौल सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूं, और उनको बनाने के लिए 30 गाड़ियां मैंने खरीद रखी हैं, और उस चक्कर में जो दूसरे लोग थे उन्होंने मैनेज करके जो है किसी एक्सीडेंट को मर्डर केस बना के मेरे गले में डाल दिया। मेरा नानका नाडा साहब में मेरे रियल बुआ जी सेक्टर 2 पंचकुला में रहते हैं। उन दिनों वहाँ मेरी शादी थी मेरे मामा जी के बेटे की, तो वहाँ थे, मेरी वाइफ साथ थे। तो वो सारा केस जो है वो लोकेशन पे आधारित था, और कोर्ट में उन लोगों ने उसको कट पेस्ट करके, अगर मैं समझो 12 बजे मैं पंचकुला हूँ तो 12:03 पे उसकी लोकेशन अम्बाला आ रही है, तो उसमें जुडिशरी ने ये समझा कि ये कट पेस्ट करके जो है केस बना है, और मैं बरी हुआ। बरी होने के बाद बाइज्जत मुझे कोर्ट ने बरी किया। मैंने शपथ भी जो है जेल से यहाँ ली थी, और उस समय भी आप लोगों ने यहाँ विधानसभा में मुझसे प्रश्न किए थे, तो उसका जवाब भी मैंने दिया था। और अपने एरिया को सर्व करने के लिए मैंने ऊपर और 2 केस जो है बद्दी में छोटे छोटे लगवाए, ताकि मैं पेशी पे किस्सा कोई व्यक्ति बताते हैं ताकि आप अपने क्षेत्र आ सको और मीटिंग वगैरह कर सको, तो आपने वो केस अपने ऊपर जानबूझकर भी लगवाए थे? जी, वो केस लगवाने के बाद चंडी पेयजल योजना मैंने जेल से ही बनवाई थी, और आज वो 12 पंचायतों को उसका पानी मिल रहा है। और उसके बाद 2017 में जब मैं चुनाव लड़ा तो मेरा 65% वोट शेयर जो है वो इंक्रीज़ हुआ। हालांकि मैं चुनाव हारा, लेकिन डायरेक्ट फाइट थी। उसके बाद मेरा थर्ड चुनाव है। थर्ड चुनाव में मुझे 32,500 वोट मैंने हासिल किए हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम बना था मुझे 15,500 वोट मिले थे, अब डबल से ज़्यादा वोट मुझे मिले हैं। तो ये लोगों का प्यार है, और मैं दिन रात जो है लोगों में रहता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ। कोविड पीरियड में सब लोग जो अपने घर बैठे थे, मैंने लोगों की राशन से, दवाइयों से, इंजेक्शन से, जो दुर्लभ इंजेक्शन से वो मैंने लोगों को अस्पतालों में जाके सर्व किए हैं। लाखों रुपए के इंजेक्शन सर्व किए हैं। हालांकि सरकार के उस समय के डीसीज ने मना कर दिया था कि हमारे पास इंजेक्शन नहीं है, स्टेट ड्रग कंट्रोलर ने हाथ खड़े कर दिए थे नहीं है, फिर भी मैंने उनकी खोज करके जो है लोगों की जान बचाने का मैंने काम किया है। एक किस्सा दून विधानसभा क्षेत्र के विषय में आता है कि अगर आप एक बार हार गए तो आप दूसरी बार जीत नहीं सकते, लेकिन आप तो जीते। अब आपको क्या लगता है, विरोधियों का आपके साथ भी था क्या, या फिर अपने ही कुछ ऐसे काम थे जिनकी वजह से? ऐसा है कि दून भाजपा हर बार नया किस्सा लेके आती है। जब मेरे पूज्य पिताजी ने तीसरे इलेक्शन के बाद चौथा इलेक्शन लड़ा, तो इस चीज़ को बहुत फैलाया गया कि तीसरी बार से चौथी बार कोई एमएलए नहीं बनता है। तो पिताजी जो है 4 बार लगातार एमएलए बने, और मेरे बारे में अब जब मैं तीसरा इलेक्शन था हारने के बाद जीता, तब इन लोगों ने प्रचार किया, दुष्प्रचार किया
केवी दून में जो एक बार हार जाता है वो दोबारा जीतता नहीं है। तो मेरे दून के लोगों ने वो इनकी भ्रांति को भी जो है वो धत्ता करार देते हुए मुझे जिता के विधानसभा भेजा। और मैं उसी तरीके से अभी भी मैं शिमला नहीं रहता हूँ। अगर मैं कल शिमला आया हूँ, आज अपना काम करके मैं रात को ही जो है वापस कॉन्स्टिट्यूंसी जाऊँगा। और हफ्ते में 5 दिन जो है वो मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में लगाता हूँ। लगातार लोगों से मिलता हूँ। जहाँ भी कोई आपदा आती है, अब आपने देखा कि मेरे एरिया में सबसे बड़ी आपदा जो है आई है। लगभग 150 घर जो है धराशायी हो गए हैं। हमारे नेशनल हाईवेज के पुल गिर गए हैं। मैंने भी माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात सुबह की। मैंने उनको कहा कि मिलिट्री के माध्यम से बैली ब्रिजेस को लगाया जाए। और बद्दी मेरा जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ से लगभग 600 करोड़ की बिलिंग जो है रोज़ होती है, जिसका जीएसटी जो है लगभग 100 करोड़ रुपये पर डे सरकार अर्न कर रही है। सरकार का बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, इंडस्ट्री का बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सब आंकड़े देख के तुरंत जो है ऑर्डर किए कि बैली ब्रिजेस पे काम सरकार करे। मुझे लगता है कि विद इन वीक जो है हमारे वो पुल जो है रिस्टोर हो जाएंगे। और जो इंटरनल रोड से उन्होंने डिपार्टमेंट को बोला है, लगभग 140 किलोमीटर रोड जो हैं वो मेरे बह गए हैं, गिर गए हैं। उन रोड्स को रिस्टोर करने के भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं। तो मैं उनका भी इसके लिए धन्यवाद करूंगा। और जो लोग बेघर हुए हैं उनके पुनर्वास के लिए मैं डी साहब से बात कर रहा हूं कि भी हम लोग जो है प्री फैब्रिक के घर उनको बना के जो है वो दें, क्योंकि आगे सर्दी का मौसम है और साल भर में उनके घर बनेंगे। तो इन द मीन टाइम जो है तरपालों में वो लोग नहीं रह पाएंगे। वो काम भी मैंने उनको अपना सुझाव दिया है, उस पर भी काम चल रहा है। साल 2012 में नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे प्रेम कुमार धूमल, उन्होंने आपका विरोध किया था विधानसभा आने का। उन्होंने उस समय ये बात भी कही थी कि ये तो विधानसभा के एजेंडे में तो था ही नहीं, तो राम कुमार को यहाँ बोलने की अनुमति किसने दी? क्या उस समय का क्या किस्सा था? क्या उस समय विरोध के बावजूद भी आपको किसी ने बुलाया था या फिर आप खुद ही आए थे? ऐसा है कि मैं अपनी ओथ सेरेमनी के लिए आया था और मेरी ओथ सेरेमनी का बीजेपी विरोध कर रही थी और मुझे एक्सटेंशन भी उसमें मिला, क्योंकि 40 दिन एक एमएलए अगर बन के विधानसभा में नहीं आता है, उसकी हाजिरी नहीं लगती है, तो वो डिसक्वालीफाई जो है उसकी मेंबरशिप जाती है। तो स्पीकर साहब से हमने संपर्क करके जो है वो काम किया था। तो नेचुरली है, विरोध तो विपक्ष करता है, वो उन्होंने अपना ड्यूटी की होगी। धूमल से उस समय आपकी बातचीत हुई थी? नहीं, मेरी बातचीत धूमल साहब से नहीं हुई है और मुझे ये पता भी नहीं है कि उन्होंने मेरा विरोध किया है। तो ये आप कह रहे हैं, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। चलिए, अब तो आप सरकार में सीपीएस भी हैं, लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, आप विश्वविद्यालय में भी साथ रहे, अब आपको इनाम के तौर पर सीपीएस का पद मिला है। चर्चाएं तो ये चल रही थी कि दिल्ली दरबार में सारे नेता हाजिरी लगाने जा रहे हैं और राम कुमार को सीपीएस की बजाय मंत्री बनाने की उस समय बात हुई थी। अब ये मंत्री पद सीपीएस में क्यों चेंज हुआ? ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब देते हैं, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, क्योंकि वो उनका प्रेरोगेटिव है। वो किसको मंत्री उन्होंने बनाना है, किसको सीपीएस बनाना है। तो मुझे उनका कॉल आया कि आपको सुबह जो है वो 8 बजे मेरे रूम में आओ। तो मैंने उनका ऑर्डर्स की पालना की और मैं गया। फिर उन्होंने कहा कि अभी 9 बजे मंत्रीगणों से पहले आपकी ओथ है और आपको मंत्रिमंडल में अभी जो है नहीं लिया जा सकता है, तो इसलिए आपको अभी सीपीएस बना रहे हैं। हमने कहा ठीक है, काम करना। क्यों नहीं पूछा? नहीं, मैंने क्यों नहीं पूछा, क्योंकि पुराने साथी हैं, पुराने मित्र हैं और वो भली भांति जानते हैं। मैं एज सीपीएस भी समझो कि मैं मुख्यमंत्री हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि मुख्यमंत्री हमारे दोस्त हैं, तो हमारा कभी उन्होंने काम रोका नहीं और जो जैसे हम सलाह देते हैं वो काम करते हैं। जब कांग्रेस सरकार में पद मिलने थे, नेता दिल्ली दरबार का रुख कर रहे थे, आप दिल्ली गए थे? नहीं, मैं दिल्ली नहीं गया, क्योंकि मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर दृढ़ विश्वास है और वो जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। अभी भी रहेगा? जी बिल्कुल रहेगा। चलिए, बद्दी बरोटीवाला का जो क्षेत्र है, चूंकि आप अब सीपीएस भी हैं, वहाँ खनन माफिया की बार बार बात होती है। आपके भी क्रशर हैं, बार बार आप पर भी आरोप लगते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस पर लगाम लगाने के लिए कोई प्लान है मन में, या फिर आपको क्या लगता है कि ये इलीगल माइनिंग के वहाँ रीजन क्या है? इलीगल माइनिंग, कुछ लोग बीजेपी के राज से उन्होंने इलीगल माइनिंग किया। इवन विधायक का बेटा भी उसमें इन्वॉल्व रहा है। बद्दी पुलिस जानती है। बद्दी एसपी साहब थे मालपानी जी, उन्होंने एक बार वो स्टेटमेंट भी दी थी और उनके ऊपर मुकदमे भी दर्ज करने के लिए पुलिस जो है फिराक में थी, लेकिन क्योंकि बीजेपी सत्ता में थी नहीं कर पाए।
और अगर मेरे क्रैशेस की आप बात करते हैं, मेरे क्रैशेस के खिलाफ पूर्व विधायक जिनको मैंने हराया, बीजेपी के विधायक, वो असेंबली में उस बात को लेके गए थे कि वो इलीगल माइनिंग करते हैं। डिपार्टमेंट ने सारा चेक किया कि मेरे एरिया में कोई इलीगल माइनिंग नहीं है, मैं एज पर नॉर्म जो है वो काम करता हूँ। और 1 करोड़ रुपये रॉयल्टी जो है सरकार को प्रति वर्ष मेरे क्रैशों से मिलती है। और हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा टैक्स पेयर मैं हूँ। मैं और मेरी वाइफ जो है वो लगभग 40-50 लाख रुपए इनकम टैक्स जो है वो पे करते हैं। तो मैं बिल्कुल इस मामले में ट्रांसपेरेंट हूँ। जो सरकार का बनता है वो हम देते भी हैं। और बिजनेस करने का हक सबको है। बद्दी में हज़ारों इंडस्ट्री लगी, अगर लोग बाहर से आके बिजनेस करते हैं तो राम कुमार तो यहाँ का बेटा, यहाँ का जमपल है, यहाँ का कृषक है, तो मुझे वो हक है, वो मेरा मौलिक अधिकार है, उससे तो कोई मुझसे छीन नहीं सकता है। और रही बात इलीगल माइनिंग की, वो हमारा पंजाब का बॉर्डर एरिया, नालागढ़ एरिया में हो इलीगल माइनिंग काफ़ी होती है। वहाँ का खमियाजा लोग नालागढ़ और बद्दी को एक गिन लेते हैं। तो नालागढ़ में भी हमने शिकंजा कसा है। अभी मेरे बनने के बाद मैंने अपने सभी एसएचओ को, हमारे एसपी साहब को स्पेशल मैंने डायरेक्शन दिए हैं और बहुत सारे केसेस हमने दर्ज किए हैं। इम्पाउंड भी गाड़ियाँ की हैं और उनको जुर्माना भी काफ़ी हैवी हमने किया है। तो लगभग दून क्षेत्र में इलीगल माइनिंग का किस्सा नहीं है। नालागढ़ का हमारा जो बॉर्डर एरिया है, भरतगढ़ एरिया है, वहाँ के क्रैशेस हमारे जो रॉ मटेरियल उससे चलते हैं। वहाँ पे इलीगल माइनिंग चली हुई है। स्टाफ की कमी है, तो मंत्री जी के ध्यान में भी हमने लाया है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के भी ध्यान में लाया है कि स्टाफ की कमी पूरी करो और बॉर्डर्स पे जो है एक विजिलेंस जो टीम है वो हमारी रहे, ताकि उस इलीगल माइनिंग को हम बंद कर सकें। एक वीडियो आपकी वायरल हुई थी, आप काफिले के साथ जा रहे थे। लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री तो बात कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में वीआईपी कल्चर को खत्म किया जाए, और आपके विषय में कहा गया था कि आप तो वीआईपी कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं और काफिले के साथ चल रहे हैं। नहीं, बाई चांसली वो गाड़ी मेरे आगे चली हुई थी, मैं पीछे जा रहा था। वो वीआईपी कल्चर नहीं है। कई बार हम यूज़ कर लेते हैं, कई बार जल्दी में होते हैं, तो हमें क्रॉस कराने के लिए वो लोग क्रॉस कराते हैं, उनकी ड्यूटी है, तो मेरा प्रेरोगेटिव भी है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो सारा एक कुछ लोग साजिश वाले, उनको एक साजिश और नेगेटिव बात ही करनी होती है, वो लोग नेगेटिव बात करते हैं। लेकिन हमें आगे बढ़ना है, हमें उनको नहीं देखना है। मैं अपना काम करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, और हमेशा ही मैंने सेवा भाव से मैंने काम किया है। अभी भी एमएलए नहीं था तब भी मैंने 5 वर्ष जो है लगातार लोगों के लिए काम किया है, और अभी लगातार लोगों के लिए 100% समर्पित हूँ, 100% काम करता हूँ। 24 घंटे में से लगभग 16-17 घंटे जो है मैं लोगों के लिए काम करता हूँ। दिन में कभी सोता नहीं हूँ, और सैकड़ों किलोमीटर पद यात्रा भी मैं कर लेता हूँ। मुझे चलने से भी गुरेज नहीं होती है, और मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने से पहले लोगों को टेलीफोन करता हूँ कि खर्चा नहीं करना है, कोई टेंट नहीं लगाना है, चेयर्स नहीं लगानी है, ज़मीन पे बैठ के जो है अब काम करेंगे। तो अब भी मेरा पहले ही वही स्टाइल था, मेरा अब भी वही स्टाइल है। वीआईपी कल्चर, अच्छे कपड़े डालने से वीआईपी कल्चर नहीं होता है। तो ये सब लोगों की सोच होती है, लेकिन मुझे उन लोगों से सर्टिफिकेट नहीं लेना है, मुझे मेरे लोगों से सर्टिफिकेट देना है। वो मुझे लोग दे चुके हैं, मुझे बड़ी बढ़त से उन्होंने दोबारा जो है एमएलए बनाया है। साल 2012 में आप वीरभद्र सरकार में विधायक रहे, अब सुक्खू सरकार में आप सीपीएस हैं। अंतर क्या देखते हैं दोनों प्रशासकों के कार्य करने की दृष्टि से? आपने क्योंकि नजदीक से वीरभद्र सिंह का काल भी देखा, और अब सुखविंदर सिंह सुक्खू में आप खुद एक महत्वपूर्ण पोस्ट पर हैं। देखो, ऐसा है कि राजा वीरभद्र सिंह जी का बड़ा लंबा अनुभव रहा है। उन्होंने वो 25 साल की उम्र में मेंबर पार्लियामेंट बन गए थे। उन्होंने नेहरू जी के साथ, इंदिरा जी के साथ काम किया, बहुत बड़ा एक्सपोजर उनके पास था, और बहुत अच्छे राजनेता राजा साहब थे। मैं उनकी तारीफ़ करता हूं और उनको सलाम भी करता हूं कि उन्होंने हमेशा जो है हिमाचल को बढ़ाने की बात की है, डेवलपमेंट की बात की है। और जहां तक आप सुक्खू जी से बात करते हैं, तो सुक्खू जी भी वैसे ही मेहनत करते हैं, रातों को काम करते हैं, और दिन रात ये सोचते हैं कि स्टेट का भला कैसे होगा, स्टेट की आय कैसे बढ़ेगी, स्टेट के जो नौजवान लोग हैं उनको बेरोजगारी से हमने कैसे बाहर निकालना है। उन सब मुद्दों पे 6 महीने सुक्खू जी ने काम किया है। अब आपदा आ गई है, वो सब चीज़ें जो है वो शायद अब हमारी फाइलों में बंद हो रही हैं। इसलिए अब क्योंकि मुख्यमंत्री जी बड़े आम घर से आए हैं और उन्होंने स्ट्रगल से जो है वो काम किया, सारी उम्र का स्ट्रगल उनको इस सीट पे लाया, और इस सीट पे आने के बाद जो है वो हमेशा प्रदेश हित की बात करते हैं। और सुक्खू जी और वीरभद्र सिंह जी के काम करने का बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। दोनों मुख्यमंत्री जो है बड़े जोर से जो है वो काम लोगों के लिए कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल जी, राम कुमार के विषय में ये भी कहा जाता है कि आपने जो बोलना है वो धाकड़ अंदाज से बोलते हैं,
और कई बार वो बात दूसरे व्यक्ति को चुभ भी जाती है। आपके ध्यान में कुछ ऐसा है कि आपने किसी को बोला हो और सामने वाला थोड़ा नाराज हुआ हो, अफसर हो चाहे कोई पॉलिटिशियन? नहीं, ऐसा किस्सा तो याद नहीं है, लेकिन कई बार मेरे लोग भी टोकते हैं, घर वाले भी टोकते हैं कि आप सीधे तौर पे मत बोला करिए। तो वो मेरी आदत है, वो अच्छा भी है और उसका क्रेडिट भी मुझे मिला है। और लोगों को ये विश्वास है कि राम कुमार अगर एक बार कह देगा कि ये काम होगा तो वो काम होगा, अगर मैं मना करता हूँ तो काम नहीं होगा तो नहीं होगा। और मुझे पता है, क्योंकि पिताजी के साथ सिंस 1990 से मैंने काम किया है। जब हम पढ़ते थे 93 में यूनिवर्सिटी में थे, उस समय डीओ लिखते थे, विधानसभा की सचिवालय की कार्रवाई जो है वो सारी मुझे मालूम है। तो इसलिए मुझे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती है कभी भी। और बेबाकी से बोलना जो चाहिए बोलना चाहिए, मन में बात नहीं रखनी चाहिए। मैं जुबान का कई बार कौड़ा हो जाता हूँ, लेकिन मन मेरा बिल्कुल नर्म है। मैं किसी भी आदमी को जो दुख में नहीं देख सकता हूँ। मैं गांव में जाता हूँ तो जो महिलाएं बहुत ज़्यादा अति गरीब होती हैं, मैं तुरंत उनकी मदद करता हूँ। मेरी जेब में जो कुछ होता है मैं दे देता हूँ निकाल के उनको। तो इस तरीके से मैं काम करता हूँ। इसका प्रमाण आपको, अगर आप मेरे विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे तो लोगों का इंटरव्यू लेंगे, वो आपको बता देंगे राम कुमार जी कैसे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ सत्ता, सियासत और सियासी गलियारों की चर्चा में आज हिमाचल प्रदेश के धाकड़ विधायक और सरकार में सीपीएस राम कुमार थे। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।